हैं। इससे पहले मैंने आपको यूनिट ऑफ के बारे में बताया, आपको मैंने वहाँ ट्रिक दिया कि अगर यूनिट निकालना हो तो हमने कहा ट्रिक था आपको के लिए कंसंट्रेशंस के पावर 1 - n सेकंड इनवर्स। इससे आप जो है यूनिट पता हो जाती है कि के यूनिट क्या है। अब मैं के वैल्यू देने जा रहा हूँ, उससे आपको बताना होगा कि कौन सा ऑर्डर रिएक्शंस है। तो ये रहा के की वैल्यू देता हूँ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल से। के की वैल्यू दिया है एग्जाम्पल के तौर पे के इक्वल टू 2.3 × 10⁻⁵ मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ये दिया हुआ है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो अब आप जो है ये के की वैल्यू दिया है, ये यूनिट देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर रिएक्शंस है। कुछ करने नहीं है, आपको मैंने ट्रिक दिया था, ये ट्रिक लिखा था के लिए यूनिट फॉर के कहा था कंसंट्रेशंस के पावर 1 - n और सेकंड इनवर्स। अब यहाँ पे n की वैल्यू देख लीजिए, अगर n बराबर 0 रखोगे तो मोल अपॉन लीटर रहेगा सेकंड इनवर्स, यानी ये नहीं होगा, यानी इसकी यूनिट जो बनेगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये तो नहीं होगा। अगर आप n बराबर 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यूनिट में खाली सेकंड इनवर्स, तो ये भी नहीं होगा। तो n बराबर 2 रखते हैं, यहाँ 2 रखेंगे तो कंसंट्रेशन के पावर 1 - 2 ये सेकंड इनवर्स, तो बचेगा कंसंट्रेशन के पावर -1, यानी ये क्या बनेगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। यानी इसका मतलब कौन सा होगा, कौन सा ऑर्डर होगा ये। अगर n बराबर 2 यहाँ रखा जाए तो रख के देख लो, तो रखिए के इक्वल टू कंसंट्रेशंस 1 - 2 सेकंड इनवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है ये मोल अपॉन लीटर, और मोल अपॉन लीटर के पावर कितना होगा -1, ये सेकंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि के की वैल्यू दिया है, हम बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा 2, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन से, तो कह सकते हैं ये सेकंड ऑर्डर है। दूसरा देखते हैं इसी पे ही कि अगर के की वैल्यू दिया हो, ये दिया है, दूसरा एग्जाम्पल है 3.4 × 10 के पावर जो है दिया है 3 × 10 के पावर -4, ये दिया है सेकंड इनवर्स, ये दिया हो। आपको मान लो एग्जाम्पल दिया है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हैं, बता सकते हैं, ये यूनिट देख के बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। तो जब फर्स्ट रखेंगे तो ट्रिक में रखिए तो कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। कंसंट्रेशंस के पावर 1 - n सेकंड इनवर्स, ये रहा। अब आपका n की वैल्यू अगर आप रखते हैं 1, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो सिर्फ क्या बचेगा सेकंड इनवर्स, यानी ये आपका कौन सा ऑर्डर होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो आप बता सकते हैं मोल अपॉन लीटर के पावर 1 - 1 सेकंड इनवर्स, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सिर्फ बचेगी सेकंड। यानी ये वैल्यू से मतलब नहीं है, वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, आपको ये देखना है किसका है। तो आपका ये ट्रिक बहुत काम आएगा। कभी सारे क्वेश्चंस लगवाएंगे तो क्वेश्चंस में सिर्फ के बराबर ये लिखा रहेगा, और उस क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं कहा कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप यूनिट्स देख के पहचान जाएंगे कौन सा ऑर्डर रिएक्शन से ये क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। n बराबर 1 रखेंगे तो यूनिट बन के आएगी, तो n बराबर 1 तो आप कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए आप क्या कहेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आगे चलते हैं, वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। एक वर्ड होता है एलिमेंट्री रिएक्शंस, तो आप हेडिंग लिख लीजिए एलिमेंट्री रिएक्शंस, हेडिंग लिखिए एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो क्या कहेंगे एलिमेंट्री का मतलब कोई रिएक्शंस अगर एक ही स्टेप में हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस, एक ही स्टेप में हो जाएंगे।
एक लाइन इसमें लिखिए, द रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, द रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, द रिएक्शन प्लेस इन वन स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस। यानी एक ही स्टेप में जो रिएक्शंस होती है उसे एलिमेंट्री कहते हैं। लेकिन अगर ये सीक्वेंस में होती रहे, इससे ये बना, फिर दूसरा स्टेप से ये बना, फिर तीसरा स्टेप से एक फाइनल बना, इसका मतलब एक ही स्टेप में हो लेकिन कई सीक्वेंस में हो, कई बार में हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी कह सकते हैं। आगे लिखो, इसमें कंटिन्यू कर लो। व्हेन ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस, आगे जोड़ सकते हैं, व्हेन ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस, अब कोई सीक्वेंस होगा तो उसे मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, चाहो तो व्याकरण में लिख लो कॉल्ड मैकेनिज्म। व्हेन ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस, ब्रैकेट में कह सकते हैं कॉल्ड मैकेनिज्म, ब्रैकेट बंद, गिव अस द प्रोडक्ट, गिव अस द प्रोडक्ट, गिव अस द प्रोडक्ट, क्या कहेंगे, कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स का मतलब कई स्टेप में रिएक्शंस होती हैं। 2017 नीट में सवाल आया था, एक स्टेप में ये था, दूसरे स्टेप में रिएक्शन स्लो थी, तीसरे स्टेप में फास्ट था, यानी 3 स्टेप में था। तो एलिमेंट्री का मतलब क्या है, एक ही में रिएक्शन हो गई, फिर दूसरे स्टेप में हुई, यानी एक ही स्टेप में हो जाए लेकिन सीक्वेंस बन जाए। जैसे एक सीक्वेंस कोई रिएक्शन कराया, जैसे मान लो अमोनियम नाइट्रेट है, इसे तोड़ दिया, एक स्टेप में टूट गया, तो इसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शंस। लेकिन अगर कोई रिएक्शंस कई स्टेप में हो रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगी। तो सिंगल स्टेप में होना एलिमेंट्री कहलाती है, ठीक है। जैसे अब अगर एक स्टेप में रिएक्शंस होती है तो उसे एलिमेंट्री कहते हैं। तो आप कब कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी, कब कहेंगे, ऐसा भी तो वर्ड है मॉलिक्यूलरिटी, यानी कहते हैं यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ऐसे करके। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब वर्ड लिया है मॉलिक्यूल से, एक ही स्टेप में हो लेकिन एक ही मॉलिक्यूल से। रिएक्शंस एक ही स्टेप में हो लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स हों, रिएक्शन 3 स्टेप में हो, मतलब एक ही स्टेप में हो लेकिन 3 मॉलिक्यूल्स, तो इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो हेडिंग लिखिए, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस, मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस। अब जो स्पीसीज अगर रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो क्या हो सकते हैं, किस फॉर्म में, आइटम के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में, या मॉलिक्यूल के फॉर्म में। वो क्या करेंगे, वो रिएक्शंस करेंगे, उससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट। अगर वो एक ही स्टेप में हो जाए तो उसे बोलेंगे यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। लिखिए एक लाइन, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, the number of reacting species, the number of reacting species, और ये रिएक्टिंग स्पीसीज क्या हो सकते हैं, ब्रैकेट में लिखो, आइटम, और क्या हो सकते हैं, आयंस, या क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स, आइटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट बंद। take part in an elementary reaction, take part in an elementary reactions, underline कर लो, an elementary reactions, take part in an elementary reactions, comma, which must collide
simultaneously, which must collide simultaneously. कमा लगाओ, कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस। ऐसे कह सकते हैं, रिएक्शंस इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शंस। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। इसका मतलब क्या है, जो भी रिएक्शंस लेंगे उसमें रिएक्टेंट होगा, उससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जो होंगे वो ऐसे लीजिए कि एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, जैसे रिएक्शंस कोई कराए तुरंत टूट जाए, प्रोडक्ट बन जाए। लेकिन जो भी आप ले रहे हैं रिएक्टेंट, वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आइटम्स के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में, या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। रिएक्शंस का मतलब समझते हो, कोई रिएक्शंस कब होगी, जब उनके बीच में क्या हो, टक्कर हो, टकराव होगी, तब बॉन्ड टूटेगा, तब दूसरे के साथ जुड़ेंगे। कोई भी चीज़ देख लीजिए, अभी आपको पढ़ाया था फैक्टर इफेक्टिंग द रेट्स, यानी रेट पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे। उसमें मैंने आपको ट्रिक दिया था एनसीईआरटी, और मॉलिक्युलरिटी भी वर्ड इस्तेमाल किया गया है एलिमेंट्री वर्ड से, यानी एक ही रिएक्शंस में करना है और प्रोडक्ट बन जाए। लेकिन जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज हो, रिएक्शंस होने हों, वो आइटम्स, आयन या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो और एलिमेंट्री फॉर्म में हो, यानी एक स्टेप में हो। तो मॉलिक्युलरिटी को हमने क्लासीफाई किया है, यानी किस में किया है, 3 में। मॉलिक्युलरिटी कौन कौन सी हो सकती है, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, या फिर ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो बीचों बीच में लिख लो, देखो, रिएक्शंस आर क्लासिफाइड एज, रिएक्शंस आर, एक लाइन लिख लो इसे, रिएक्शंस आर क्लासिफाइड एज, किसमें किए हैं, पहला कौन सा रिएक्शन होगा, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। दूसरा क्या कहेंगे, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। एक है ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, या फिर ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। एग्जाम्पल लिखो, पहला हेडिंग लिखो यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, लिखिए यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज कितना होना चाहिए, एक। इसके सेंस से पता चल रहा है, यूनी माने एक, कैसा हो, एक मॉलिक्यूल्स हो। यूनी मॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल हो वो रिएक्शंस में। तो इसमें लिखिए हेडिंग यूनी मॉलिक्यूलर, और यूनी मॉलिक्यूलर में लिख लीजिए, ये ले लिया आपने एग्जाम्पल के तौर पे, NH4NO2, ये पूरा एक मॉलिक्यूल्स है, ये टूटेगा तो प्रोडक्ट बनेगा। जो टूटेगा उससे मतलब नहीं है, क्या बनेगा, N2 + H2O, बैलेंस कर सकते हैं। नाइट्रोजन कितने आपके, 2, तो ये 2 हो जाएगा। पानी कितना बनेगा, यानी 2, ये रहा। तो ये पूरा कितना है, 1, तो मॉलिक्युलरिटी कितना हो जाएगी, 1, यानी ये यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। अब देखो एलिमेंट्री का मतलब क्या है, ये एक ही स्टेप में टूट के बना है कि नहीं, कि 2 स्टेप में है, कि 3 स्टेप में, नहीं, कितने स्टेप में है, 1। अगर कोई रिएक्शंस एक स्टेप में होती है तो उसे क्या बोलोगे, एलिमेंट्री रिएक्शंस। और मॉलिक्यूल कितना हो, 1, तो क्या नाम हो जाएगा, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। याद रहेगा ना, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो इसे बोलते हैं यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। अगर चाहो तो इसका आगे एक लाइन लिख सकते हैं, यूनी मॉलिक्यूलर लिख लीजिए, द रिएक्शंस कैन बी यूनी मॉलिक्यूलर्स, द रिएक्शंस कैन बी यूनी मॉलिक्यूलर when one reacting species is involved, when one reacting species is involved, the reactions can be unimolecular when one reacting species is involved। सिर्फ एक रिएक्टिंग स्पीसीज है तो इसे बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर्स। अगर 2 हो जाए, जैसे 2HI को आपने तोड़ दिया, तो इससे क्या बनेगा,
H2 प्लस I2। तो इसमें कितने हैं, एक HI1 और एक HI यानी कितने हो जाएंगे इसमें, 2। नहीं समझ में आ रहा है, एक HI मालिक्यूल एक है और दूसरा HI है। यहाँ कितने लोग हैं, एक ही है क्या, 2 हैं। अरे आगे 2 नंबर लिखा है, इसका मतलब एक HI और दूसरा HI, तो कितने मॉलिक्यूलर हैं, 2। तो क्या बोलेंगे, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो इसमें कितने इन्वॉल्व होंगे, 2। तो लिख लिए आगे, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस का एग्जाम्पल हो गया। अगला लिखिए ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ये सब एनसीईआरटी एग्जाम्पल हैं। अगर आप NO है, 2NO है प्लस O2 लेते हैं, 2NO प्लस O2 लेते हैं, इससे क्या बन जाएगा, 2NO2। तो इसमें कितने हैं, एक ये हो गया और NO कितने हैं, 2। तो कितने हो जाएंगे, 2 + 1 कितने हो जाएंगे, 3। तो कौन से मॉलिक्यूल हैं ये, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। और कितने स्टेप में हो रहा है रिएक्शन, सिंगल स्टेप। जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है उसे बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस, एक ही स्टेप में होती है। अभी आपको मैं बताऊंगा, ये तो सिंपल चीज़ें हैं, इससे कोई एग्जाम में नहीं आता है। यहाँ पे एक इन्वॉल्व हुआ तो एक, यहाँ इसमें 2 लोग इन्वॉल्व हैं तो बाई मॉलिक्यूलर, यहाँ इसमें 2 + 1 3 इन्वॉल्व है तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। और आपके कोर्स में ये है कि रिएक्शंस अगर देखा जाए तो ट्राई मॉलिक्यूलर से ऊपर नहीं होते हैं, ज़्यादातर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं, रेयर में कुछ ट्राई मॉलिक्यूलर होते हैं, ट्राई के ऊपर रिएक्शंस नहीं होती है। तो एक लाइन लिख सकते हैं, लिखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स colliding, the probability of more than 3 molecules colliding simultaneously is rare. Simultaneously is rare. Is rare. Therefore, is rare. Therefore, molecularity of reactions, therefore molecularity of reactions does not expand beyond 3, does not expand beyond 3. Therefore molecularity of reaction does not expand beyond 3. Full stop. लिखो, मॉलिक्युलरिटी कैन बी डिफाइंड, मॉलिक्युलरिटी कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शंस। मॉलिक्युलरिटी कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर, कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शंस and has no meaning, and has no meaning for a complex reactions, and has no meaning for a complex reactions. मॉलिक्युलरिटी को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो रिएक्शंस कैसी हो, एलिमेंट्री। क्यों एलिमेंट्री हो, क्योंकि एक ही स्टेप में हो। और अगर बहुत सारे रजिस्टर में देखा होगा, अभी आपको दिखाएंगे कॉम्प्लेक्स में, तो कोई ए से बी बना तो बी से सी बना, फिर सी से डी, यानी कई स्टेप में रिएक्शंस होगी। तो यदि कई स्टेप रिएक्शंस, पहली बात तो एलिमेंट्री है ही नहीं। जब एलिमेंट्री ही नहीं है यानी कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को मॉलिक्युलरिटी से कोई मतलब नहीं, कोई रिलेशंस नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप मॉलिक्युलरिटी बताना चाहते हो तो रिएक्शन कैसी हो, एलिमेंट्री फॉर्म में हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ना हो। कॉम्प्लेक्स समझते हो, कई सीक्वेंस में रिएक्शंस हो, एक बार रिएक्शंस ए से बी बना, फिर बी से सी बना, फिर सी से डी बना, इस तरह के सीक्वेंस वाले रिएक्शंस नहीं देखना है। ये सब क्वेश्चंस को मैं अभी आप कराएंगे आपके आगे। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई, किसी भी रिएक्शंस के अगर रेट पता करना होगा, ये चीज़ जान लीजिएगा। तो जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है तो उसमें जो रिएक्शंस लिखा होगा, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा होगा कि ए से बी बना, तो लिखा होगा मान लो बी से सी बना, ठीक है। तो यहाँ लिखा होगा फास्ट, इस पे लिखा होगा स्लो, ऐसे करके स्लो।
या C से कोई D बनाओ, जैसे लिखा होगा फास्ट। ध्यान दीजिएगा, जो स्लो रिएक्शंस होती है उसी से हम क्या पता करते हैं, रेट। यार ये नाम तो तूने सुना होगा, गाड़ी बहुत तेज़ दौड़ाने से कोई माइलेज एवरेज रेट नहीं पता चलता है, सुना है ना। तो यही चीज़ तो यहाँ भी लागू होती है कि भैया एक धीमी रफ्तार मीडियम से चलो तो आपका माइलेज एवरेज देगी, ये रेट पता चल जाएगा। तो वही चीज़ तो यहाँ पे भी है, बहुत तेज़ रिएक्शंस होती है तो उससे रेट डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो उस जब रिएक्शंस होती है कई स्टेप में, तो उसमें एक के स्टेप में लिखा होता है स्लो। तो इसका मतलब स्लो जो होगा मॉडरेट रेट होगा, यानी स्लो रेट होगी, उसी से हम आप क्या पता करेंगे, रेट। तो ध्यान देना, जब भी रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स टाइप की होगी, कई स्टेप में होगी, तो उसमें स्लो और फास्ट रिएक्शंस लिखे होंगे। तो स्लो रिएक्शन से हम क्या पता कर लेंगे, रेट। और रेट तो आप जानते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर, याद रहेगा ना चीज़ें। और रेट किस पे डिपेंड करती है, एनसीईआरटी पे। बस इतने चीज़ को आपको करना होगा। तो आगे रिएक्शंस के अभी आगे हम जो पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें रेट पता करना होगा। तो लिख लीजिए एक लाइन, रेट डिटरमाइन स्टेप आर स्लो स्टेप्स। रेट डिटरमाइन स्टेप आर स्लो स्टेप्स। रेट डिटरमाइन स्टेप्स आर स्लो स्टेप्स। स्लो स्टेप से हम क्या पता करते हैं, रेट्स। कोई भी रिएक्शंस होगी कितने स्टेप में हो रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं, उससे हम जो है रेट पता कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शंस का रेट पता कर जाएंगे। आप जानते हैं जब तक आप रिएक्शन को एक्सप्रेस नहीं कर देंगे तब तक आप रेट नहीं बता सकते। यानी कैसे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर लिखोगे, प्रोपोर्शन हटाओगे तो के लिखोगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन से आर्डर रिएक्शंस हैं। तो दो वर्ड होता है, एक होती है आर्डर्स। तो आर्डर ऑफ रिएक्शंस हमेशा आप जानते हैं, किसी भी रिएक्शंस की आर्डर को पता करना होगा तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी है। आर्डर ऑफ रिएक्शंस 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होते हैं, 3 होते हैं, यानी नंबर्स होते हैं, और यहाँ तक कि फ्रैक्शंस भी होते हैं। तो आप कंपेयर कर लीजिए कि मॉलिक्यूलरिटी में होता है कि नहीं होता है। तो ध्यान देना, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, एक स्टेप में हुई यूनिमॉलिक्यूलर्स, 2 स्टेप में हुई 2, 3 स्टेप 3 मॉलिक्यूल हैं तो 3 हो जाएंगी। 3 से ज़्यादा पढ़ने नहीं है, रेयर होते हैं, 3 तक भी रेयर होते हैं, 3 से ऊपर तो होते नहीं हैं। तो देखो क्या क्या नहीं होगा। फिर कोई रिएक्शन लिखा हो 0 मॉलिक्यूलरिटी, तो इसका मतलब क्या समझोगे, मैं रिएक्टिंग स्पीसीज ही नहीं है तो रिएक्शंस क्या होगी, तो 0 तो हो ही नहीं सकती। कोई रिएक्शंस होना है तो रिएक्टेंट होना होगा, चाहे वो एक ही क्यों ना हो। तो पहली बात, मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं होगी। दूसरी चीज़, मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, आपने पढ़ा। मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शंस वर्ड नहीं होगी या पॉइंट में नहीं होगी। जैसे मान लो कोई रिएक्शन लिखा हो 1.432, ये लिखा हो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 1.4 ऐसे करके, ऐसा कभी रिएक्शन पढ़े हो नहीं। तो इसका मतलब क्या होते हैं, केमिस्ट्री में एक वर्ड है नॉन इंटीगर। नॉन इंटीगर मतलब क्या, ये फ्रैक्शंस या पॉइंट को बोलते हैं नॉन इंटीगर। तो एक लाइन लिखो, क्या लिखोगे, आर्डर में क्या लिखोगे कि आर्डर 0 होगी, 1 2 3 4 होगी, फ्रैक्शंस हो लेंगे। ये लिखने के बाद आपको मॉलिक्यूलरिटी नीचे बताना होगा कि मॉलिक्यूलरिटी जो है 0 नहीं होगी, 1 2 3 हो सकती है, फ्रैक्शंस नहीं होगी। लिखिए एक लाइन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी। ये ध्यान रखिएगा, ऑर्डर एक्सपेरिमेंट किया गया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या हो सकती है, इट कैन बी 0, इट कैन बी 0, 1 2 3, even fractions and even fractions, यहाँ तक कि फ्रैक्शंस भी होती है। बट मॉलिक्यूलरिटी, आगे कंपेयर कर लो, बट मॉलिक्यूलरिटी
कैन नॉट बी जीरो, पहला वर्ड तो आपको मिल गया कि जीरो मॉलिक्युलरिटी तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि रिएक्शन ही जब आपने जीरो कहा तो रिएक्शन रिएक्टेंट ही नहीं है। बट मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी जीरो, OR नॉन इंटीगर, नॉन इंटीगर जीरो नहीं होगा और क्या नहीं होगी, नॉन इंटीगर मतलब अरे वही फ्रैक्शंस का मतलब 1.4 3 पॉइंट ऐसे करे 2 5 पॉइंट, ये सब जो है पॉइंट में नहीं होंगे। यार सीधी सीधी बात है यार, यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल, बाई माने 2, ट्राई माने 3, तो जीरो नहीं होगी और पॉइंट में नहीं होगी कोई चीज़, नॉन इंटीगर्स। तो अब जो है एक दो पॉइंट लिख लो, फिर मैं आपको सिंपल एक ट्रिक सिखाऊं, आरसी ट्रिक्स, फिर उसके बाद मैं आपको जो है रेट बताऊं, रेट कैसे पता करोगे, सिंपल रिएक्शंस में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में कैसे रेट पता करोगे। फिर रेट पता होने के बाद जो है रिएक्शंस को पढ़ाएंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर ऐसे करके। एक दो पॉइंट लिख लीजिए। ऑर्डर इज अप्लीकेबल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इज अप्लीकेबल, मतलब ऑर्डर कहाँ अप्लीकेबल करोगे, ये लाइन तो पता हो जाए ना। जैसे आपसे कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहाँ पता करेंगे, ये भी तो पॉइंट हो सकता है, ऑर्डर कहाँ पता करेंगे। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर पता कर लेंगे, सिंपल कोई रिएक्शन हो तब ऑर्डर पता कर लेंगे, और कॉम्प्लेक्स लिखा हो तो तब भी पता कर लेंगे। अभी दिखाएंगे आपको, 2017 का सवाल था, x से y बना, याद करिए, फिर x y को तोड़ दिया था, कुछ याद आ रहा होगा, और एक बार a और b के बनाया था कि a से b बना फिर b से c बना, ऐसे करके क्वेश्चन आए थे। तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल तरीके से कि सिंपल रिएक्शन होगा तब भी ऑर्डर पता करो, कॉम्प्लेक्स होगा तो तब भी पता करो। लिखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इज अप्लीकेबल, या ऑर्डर इज अप्लीकेबल ऐसे लिख सकते हो, इज अप्लीकेबल टू एलिमेंट्री, अप्लीकेबल टू एलिमेंट्री as well as complex reactions, elementary as well as complex reactions. Order is applicable to elementary as well as complex reactions. समझ में आ गया? ऑर्डर कहाँ पता करेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन हो यानी एक ही स्टेप में रिएक्शन हो, या फिर रिएक्शन कैसा हो, कॉम्प्लेक्स बनी हो, कई स्टेप में हो, दोनों स्टेप में हम ऑर्डर पता करेंगे। सही बात, अभी दिखाएंगे आपको। भाई रिएक्शन लिखा हो, ऑर्डर बताओ, क्या करेंगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर कर दिया, या फिर ऑर्डर पता करेंगे कॉम्प्लेक्स में तो लिखेंगे रेट वाला स्लो स्टेप का ले लेंगे, और बाकी जो फास्ट वाले होंगे उनको हमने पढ़ाया था इक्विलिब्रियम बना के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से निकाल लेंगे, के इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट से करके वैल्यू को हम इधर उधर करके सॉल्व कर लेंगे। तो लिखिए, आप कंटिन्यू करिए। आपने लिखा कि ऑर्डर इज अप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स, वेयर एज, आगे लिखो, वेयर एज मॉलिक्युलरिटी इज अप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, वेयर एज मॉलिक्युलरिटी इज अप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो मॉलिक्युलरिटी कहाँ देखेंगे, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस। अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो उसमें भी नहीं देख पाएंगे। तो लिख लो आगे चाहो तो, फॉर, या अलग से लिख लो, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग्स, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग, यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मॉलिक्युलरिटी किसको बताएगी, एलिमेंट्री रिएक्शंस में। लेकिन ऑर्डर कहाँ पता करेंगे, एलिमेंट्री में भी और साथ में आप जो है कॉम्प्लेक्स वाले में, दोनों में पता होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया है तो ऑर्डर किस में पता करोगे, अगर कोई कॉम्प्लेक्स दिया हो, कॉम्प्लेक्स पहचान जाएंगे ना, अरे यार ये कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करता हूँ, ये K4FeCN6 इसकी बात नहीं करता हूँ, ये भी कॉम्प्लेक्स है। अब हम कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, कोई रिएक्शन 3-4 स्टेप में दिया हो उसे भी क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है,
अब कॉम्प्लेक्स का सेंस बोलें तो इसका मतलब नहीं कि वहीं पहुंच जा करें। तो एक लाइन लिख लो, अलग से एक पॉइंट लिखो, एक लिखिए, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, अगर रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स है यानी कई स्टेप में है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऑर्डर इज गिवन बाई सोलो स्टेप्स, ऑर्डर इज गिवन बाई सोलो स्टेप्स। अगर कॉम्प्लेक्स है तो ऑर्डर में किसमें देखेंगे, सोलो स्टेप। आगे लिखिए, एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द सोलोइस्ट, एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द सोलोइस्ट स्टेप इज सेम, एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द सोलोइस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शंस, एज द ऑर्डर ऑफ the overall reactions, order of the overall reactions। ये मैंने थ्योरेटिकली आपको लिखा दिया है, हो सकता है एग्जाम में थ्योरी याद ना आए, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी सिंपल भाषा में बताता हूँ कि अगर कोई रिएक्शंस एक स्टेप में दिया है तो उसे बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शंस है। इसी एक स्टेप रिएक्शन से ही हम मॉलिक्युलरिटी देखते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट में चेंज हो गया एक ही स्टेप में तो यूनिमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल हैं प्रोडक्ट में एक ही स्टेप में चेंज हो जाते हैं तो बाई मॉलिक्यूलर, तीन मॉलिक्यूल हैं प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं एक ही स्टेप में तो ट्राई मॉलिक्यूल्स। तो ये आपकी हो गई मॉलिक्युलरिटी। आर्डर और मॉलिक्युलरिटी या कॉम्प्लेक्स में क्या है चीज़ें, आपको एकदम डिफरेंस होना चाहिए। तो आर्डर एक्सपेरिमेंटली है, आप 0 भी कहेंगे, 1 2 3 4 कहेंगे, फ्रैक्शंस वर्क कहेंगे, लेकिन मॉलिक्युलरिटी कह ही नहीं सकते। मॉलिक्युलरिटी 0 इसका मतलब कोई रिएक्टेंट है ही नहीं, कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं। मॉलिक्युलरिटी 1 इसका मतलब एक मॉलिक्यूल से या एक ही मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया है तो कहेंगे, लेकिन कभी फ्रैक्शंस वर्ड या पॉइंट में 1.2 1.3 मॉलिक्युलरिटी कभी नहीं होगी। अब आपको मैं सिखाता हूँ एक चीज़ें, क्वेश्चंस आती है और उसके बाद में आपको मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़ाएंगे। तो अभी मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। जैसे मान लो कभी भी आप पढ़ेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शंस, अभी आपको पढ़ाएंगे तो एक चीज़ तो आपको पता हो गया। जैसे मान लो अभी हम इसको स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, मैं अभी कुछ ट्रिक सिखाना चाहता हूँ। तो जैसे मान लो आपका ये है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो, तो आपने हेडिंग लिखा कि हम पढ़ने जा रहे हैं 0 ऑर्डर रिएक्शंस। कौन सा ऑर्डर? 0। तो आप क्या बोलेंगे? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यही है, इसके पावर। ऑर्डर कौन सा है? 0, यानी n बराबर क्या होगा? 0। यहाँ क्या रखेंगे? 0। इसको हटाएंगे तो क्या आएगा? के। समझ में आ रहा है सिर्फ चीज़ ना, बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। ये रहा। तो रेट बराबर किसके आएगा? रेट कांस्टेंट के। इसको मैं प्रूव करूँगा, बताऊँगा। ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर। तो मैं अभी एक चीज़ ट्रिक सिखाता हूँ, फिर इस पर आता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी का आपको रेट पता करना है या किसी का ऑर्डर पता करना है। तो ऑर्डर अगर किसी को पता करना है तो क्वेश्चंस बहुत सारे दिए रहते हैं और आप ऑर्डर पता कर लेते हैं। कैसे सिंपल तरीके से ट्रिक से पता करेंगे उसके लिए मैं सिखाता हूँ। तो हेडिंग लिखिए RC ट्रिक्स। कौन ट्रिक है? RC ट्रिक। आप सीखने जा रहे हैं RC ट्रिक। RC ट्रिक पे आते हैं। R क्या है, C क्या है, ये जान लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कभी भी आपसे क्या होगा? रिलेशन किस में है? R और C का मतलब क्या है? R क्या होगा? रेट होगा। C क्या होगा? कंसंट्रेशन होगा। तो ये तो आपको बार बार बोलना हो, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर, इसका मतलब ये है। तो मान लीजिए ये आपका R है, ये C है, तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो इन दोनों को बढ़ा दो, या इसको बढ़ाने पे कोई फ़र्क ही ना पड़े, या इसको बढ़ाने से इस पर कोई ना फ़र्क पड़े। ये तो हो सकता है। तो ये रहा। अगर मान लो आप R से C में जाते हैं, यानी रेट और कंसंट्रेशंस का रिलेशंस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम इसको कहेंगे A और इसको कहेंगे B। समझ लो, R को हमने क्या कहा? B, और C को क्या कहा? A। ध्यान दीजिएगा।
तो ए आपका क्या है, कंसंट्रेशन। तो हम कहेंगे कंसंट्रेशन है, तो हमने कंसंट्रेशन को ऐसे डिब्बे में कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कंसंट्रेशन किस में लिखा, ऐसे तो लिखा जाता है ना, तो कंसंट्रेशन हो गया। यहाँ कंसंट्रेशन की वैल्यू कितना है, ए, ध्यान देना। तो अगर आपको कुछ भी करना पड़े, कुछ भी का मतलब आपको ए और बी बराबर करना होगा हमेशा, ध्यान देना। तो हमने ए बराबर बी कर लिया, लेकिन जब ही बी तभी बराबर होगी इसके मुंडी पे कुछ करना होगा, यानी इसके पावर पे कुछ करोगे तभी बराबर होगी। और जो इसके पावर पे जो कुछ आएगा वैल्यू, वही ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस होगा। नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से बताता हूँ। किसी के मुंडी जो होता है वो पावर क्या है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस। तो यही क्या आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हो जाएगी। चलो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, फिर से जाओ एक बार देख लो। आर है रेट, सी है कंसंट्रेशन। तो हम आर सी, हमने लिखा आर सी ट्रिक, तो आर और सी को मैंने अलग अलग वर्ड मान लिया। सी क्या मान लिया, ए, और आर क्या मान लिया, बी। जैसे मान लो हमने कहा अगर हम रेट को 4 गुना बढ़ा देते हैं, कितना गुना, 4 टाइम, तो कंसंट्रेशन हमारा 2 टाइम हो जाता है। नहीं समझ आया, रेट कितना गुना बढ़ाया, 4 गुना, कंसंट्रेशन कितना हमारा 2 टाइम्स। या ऐसे कह सकते हैं कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ाते हैं तो रेट कितना हो जाता है, 4 टाइम्स। नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। तो अगर आपसे पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, तो क्या करेंगे। तो जो आपको क्या करना है, आपका ये क्या है, ध्यान देना, ये क्या है, ए, और ये क्या है, बी। तो हमारा हो गया ये, यही देखो। तो हमने कहा ये है 2, तो 2 रख लिया। हमें 2 बराबर कितना करना है, 4, ये 4 करना है। तो कब 4 होगा, जब इसके ऊपर क्या कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए। बराबर हुआ कि नहीं हो गया। तो 2 क्या हो जाएगा, ऑर्डर। तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बना लो। अब कुछ थ्योरी के फॉर्म में बोलता हूँ, फिर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज पीछे कराता हूँ। तो अभी आपके 1-2 क्वेश्चंस कराने से आपको ये सीख जाएंगे। एक क्वेश्चन बोलता हूँ, फिर पीछे एनसीईआरटी एक्सरसाइज खोलिए, फिर देखता हूँ। ठीक, ये सब मिटा देता हूँ। लिखिए, फॉर द रिएक्शंस, क्वेश्चंस है। फॉर द रिएक्शंस, ये अभी अपने तरफ से बोल रहा हूँ। फॉर द रिएक्शंस, फॉर द रिएक्शंस ए से क्या बना है, प्रोडक्ट। ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉमा लिखो, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशंस ऑफ ए, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना बढ़ा दे रहे हैं, 2.5 टाइम्स, कॉमा लगाओ, rate becomes 6.25 times, rate become 6.25 times of its initial value, of its initial value. Find out order of reactions. Find out order of reactions. Find out order of reactions. कुछ नहीं करना होगा आपको, फिर वही है, क्या करेंगे, कहाँ से जा रहे हैं आप, आर से सी, और ये जो दिया है वो ए है, और जो यहाँ पे जो है वो बी है। ठीक है। तो ए बराबर कंसंट्रेशन कितना टाइम दिया है, 2.5, और ये कितना हो जाता है, 6.25, ये आता है।
क्या करना है, ये दोनों को बराबर करना है, तो हमने कर दिया a बराबर b, और कुछ भी करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, a के मुंडी पे। तो a की वैल्यू हमारी हो गई 2.5 बराबर हो गया 6.25, तो इसे कितना कर दें, ट्वाइस कर दीजिए। 2.5 इंटू 2.5 बराबर कितना हो जाएगा, 6.25। तो आर्डर ऑफ फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर, तो आर्डर हो जाएगा 2, सेकंड ऑर्डर फ्रैक्शन से आएंगे। समझ में आया? ऐसे किसी भी क्वेश्चंस को आप आर्डर निकाल सकते हैं, कुछ भी, किसी तरह का कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चंस लीजिए और RC ट्रिक लिखिए और तुरंत के तुरंत क्वेश्चंस लगाइए, आपके क्वेश्चन तुरंत लग जाएंगे। जैसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं आप, ठीक है, अब पीछे NCERT देखिए एक्सरसाइज में बहुत सारे डिब्बा बना है, ऐसे करके सबसे पीछे लास्ट में आप NCERT में देखिए डिब्बा बना होगा, पीछे वाला कई सारे डिब्बे बने हैं, ऐसे क्वेश्चंस करना होगा आपको उस डिब्बे का, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बहुत सिंपल है, कोई क्वेश्चन फट से लग जाया करेगा, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद में जो है आपको मैं आगे चलता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन से, देखिए अभी आप NCERT में जाओगे तो मान लो कोई रिएक्शन दिया ऐसे करके, फॉर द रिएक्शंस, रिएक्शन में क्या है, A प्लस बी, इससे क्या बन गया आपका प्रोडक्ट, C प्लस डी या प्रोडक्ट बन जाए। जैसे मान लो रिएक्शन दिया रहेगा, A प्लस बी है या C प्लस डी हो जाएगा, ऐसा बन गया। मान लो ये 2A है, ये 3B है, तो कभी भी ये मत कहना कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर, यानी इसके पावर कर देंगे। पूरे क्वेश्चंस को देखिएगा, क्योंकि पावर बराबर भी हो सकता हो नहीं, ये जो है स्क्यूमेट्रिक्स कॉफिशिएंट हैं, ये आर्डर में जाके बराबर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो मान लो कोई रिएक्शंस है जो 2A प्लस 3B से प्रोडक्ट बना है, ठीक है, ये नोट करो इसको, प्रोडक्ट बना, कंटिन्यू करो। फॉलोइंग डाटास आर ऑब्टेन का मतलब कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, इस तरह क्वेश्चन तो को दिया होगा। मान लो कोई भी रिएक्शंस होगी, तो ये A है, ये A है, ये B है, इसके डाटा दिए होंगे और उधर रेट दिया होगा, तो A B का कंसंट्रेशन होगा और इधर क्या होगा, रेट। तो जैसे मान लो दिया है, क्वेश्चन में देखेंगे दिया है, ये 0.2 है, ये भी 0.2 है, तो इसका रेट देखेंगे तो दिया है मान लो 4 × 10⁻³ तभी ऐसे दिया हो, ये 0.4 दिया हो, ये 0.2 दिया हो, और रेट जो है 8 × 10⁻³ और ये 0.4, ये 0.4 है, तो इसकी जो है 1.6 × 10⁻², ये दिया। अब इसे आपको आर्डर पता करना होता है। तो एक तरीका तो ये होता है किताब की तरीके से पढ़ें, उसके बाद परेशान हो जाए, क्वेश्चन ही नहीं निकले। जैसे अगर आप किताब तरीके से कैसे पढ़ते हैं, ये पढ़ते मान लो रेट निकालना है, तो रेट इक्वल टू क्या कहते हैं, के, और ये A और B है तो कहते हैं A के पावर X और B के पावर Y, ये तो कहते हैं। फिर क्या करते हैं, कहते चलो मान लो देखते हैं इसके लिए, तो इसके लिए क्या कहते हैं, रेट दिया है, कितना दिया है 4 × 10⁻³, तो ये K हो गया। A की वैल्यू कितना दिया है 0.2, इसको मान X, इसकी 0.2, इसकी वैल्यू होगी Y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया।